जज्बातों से इस तरह वाकिफ़ है मेरी कलम। मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिख जाता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हमारे प्रिय देशभक्त भगत सिंह के बारे में। भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। चंद्रशेखर आज़ाद व पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया था। पहले लाहौर में बर्नी सैंडर्स की हत्या और उसके बाद दिल्ली की केंद्रीय संसद सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोह को बुलंदी प्रदान की थी। इन्होंने असेंबली में बम फेंककर भी भागने से मना कर दिया था, जिसके फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने इन्हें 23 मार्च 1931 को इनके दो अन्य साथियों राजगुरु तथा सुखदेव के साथ फांसी पर। भगत सिंह का जन्म 24 सितंबर 1906 को प्रचलित है, परंतु तत्कालीन अनेक साक्ष्यों के अनुसार उनका जन्म 19 अक्टूबर 1907 को एक सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। यह एक किसान परिवार से थे। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला था। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने भारत की आज़ादी के लिए नौजवान भारत सभा की क्रांति मानव जाति का एक अपरिहार्य अधिकार है। स्वतंत्रता सभी का एक कभी ना खत्म होने वाला जन्म सिद्ध। बचपन से ही उन्हें अपने देश के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम और लगाव था। वर्ष 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने जब किसानों का साथ नहीं दिया, तब भगत सिंह बहुत ज़्यादा निराश हुए और उसके बाद उनका अहिंसा से विश्वास कमजोर हो गया और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सशस्त्र क्रांति ही स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र रास्ता है। उसके बाद वह चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में गठित हुए गदर दल का हिस्सा बन गए। काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारियों को फांसी व 16 अन्य को कारावास की सजाओं से भगत सिंह इतने ज्यादा क्रोधित हुए कि चंद्रशेखर आजाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संगठन का उद्देश्य सेवा, त्याग और पीड़ा झेल सकने वाला नवयुवक तैयार करना था। भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 27 दिसंबर 1928 लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक रहे अंग्रेज अधिकारी जेपी सैंडर्स को मारा था। इस कार्रवाई में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने उनकी पूरी सहायता की थी। क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त साथ मिलकर भगत सिंह ने वर्तमान नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश भारत की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली के सभागार संसद भवन में 8 अप्रैल 1929 को अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए बम और पर्चे फेंके थे। बम फेंकने के बाद वहीं पर दोनों ने अपनी गिरफ्तारी भी दे दी थी। उस समय भगत सिंह करीब 12 वर्ष के थे जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसकी सूचना मिलते ही भगत सिंह अपने स्कूल से 12 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंच गए। इस उम्र में भगत सिंह अपने चाचाओं की क्रांतिकारी किताबें पढ़कर सोचते थे कि इनका रास्ता सही है कि नहीं। गांधी जी का असहयोग आंदोलन छिड़ने के बाद वे गांधी जी के अहिंसात्मक तरीकों और क्रांतिकारियों के हिंसक आंदोलन में से अपने लिए रास्ता चुनने लगे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन को रद्द कर देने के कारण उनमें थोड़ा रोष उत्पन्न हुआ और पूरे राष्ट्र की तरह वो भी महात्मा गांधी का सम्मान करते थे, पर उन्होंने गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन की जगह देश की स्वतंत्रता के लिए हिंसात्मक क्रांति का मार्ग अपनाना अनुचित नहीं समझा। उन्होंने जुलूसों में भाग लेना प्रारंभ किया तथा कई क्रांतिकारी दलों के सदस्य बने। उनके दल के प्रमुख क्रांतिकारी में चंद्रशेखर आजाद व सुखदेव। लाला जी की मृत्यु का प्रतिशोध। 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए भयानक प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों में भाग लेने वालों पर अंग्रेजी शासन ने लाठीचार्ज भी किया। इसी लाठीचार्ज से आहत होकर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। अब इनसे रहा न गया। एक गुप्त योजना के तहत इन्होंने पुलिस सुपरिटेंडेंट स्काउट को मारने की योजना सोची गई योजना के अनुसार भगत सिंह और राजगुरु
लाहौर कोतवाली के सामने व्यस्त मुद्रा में टहलने लगे। उधर जयगोपाल अपनी साइकिल को लेकर ऐसे बैठ गई जैसे कि वो खराब हो गई हो। गोपाल के इशारे पर दोनों सचेत होकर उधर चंद्रशेखर आजाद के पास डीएवी स्कूल की चाहर दीवारी के पास छिपकर घटना को अंजाम देने में रक्षक का काम कर रहे थे। 27 दिसंबर 1928 को करीब 4:15 बजे एसीपी सॉन्डर्स के आते ही राजगुरु ने गोली सीधी उनके सर पर मारी, जिससे वे पहले ही मर जाता। लेकिन तुरंत बाद भगत सिंह ने भी 3-4 गोली दागकर उसके मरने का पूरा इंतजाम कर दिया। ये दोनों जैसे ही भाग रहे थे कि एक सिपाही चंदन सिंह ने इनका पीछा करना शुरू कर दिया। चंद्रशेखर आजाद ने उसे सावधान किया, आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। नहीं मानने पर आजाद ने उसे गोली मार दी और वह वहीं मर गया। इस तरह इन लोगों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया। असेंबली में बम फेंकने की घटना। भगत सिंह यद्यपि रक्तपात के पक्षधर नहीं थे, परंतु वे वामपंथी विचारधारा को मानते थे तथा कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों से उनका ताल्लुक था। उन्हीं विचारधारा को वे आगे बढ़ा रहे थे। यद्यपि वे समाजवाद के पक्के पोषक भी थे, कालांतर में उनके विरोधी द्वारा उनको अपने विचारधारा बताकर युवाओं को भगत सिंह के नाम पर वर्गलाने के आरोप लगते रहे हैं। कांग्रेस के सत्ता में रहने के बावजूद भगत सिंह को कांग्रेस शहीद का दर्जा नहीं दिलवा पाए, क्योंकि वे केवल भगत सिंह के नाम का इस्तेमाल युवाओं को अपनी पार्टी से जोड़ने उन्हें पूंजीपतियों की मजदूरों के प्रति शोषण की नीति पसंद नहीं आती थी। उस समय चूंकि अंग्रेज ही सर्वोसर्वा थे तथा बहुत कम भारतीय उद्योगपति उन्नति कर पाए थे, अतः अंग्रेजों के मजदूरों के प्रति अत्याचार से उनका विरोध स्वाभाविक था। मजदूर विरोधी ऐसी नीतियों का ब्रिटिश संसद में पारित न होने देना उनके दल का निर्णय भी था। सभी चाहते थे कि अंग्रेजों को पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तानी जाग चुके हैं और उनके हृदय में ऐसी नीतियों के प्रति आक्रोश है। ऐसा करने के लिए उन्होंने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंक। भगत सिंह चाहते थे कि इसमें कोई खून खराबा न हो और अंग्रेजों तक उनकी आवाज भी पहुंचे। हालांकि प्रारंभ में उनके दल के सब लोग ऐसा नहीं सोचते थे, पर अंत में सर्वसम्मति से भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त का नाम चुना गया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में इन दोनों ने एक ऐसे स्थान पर बम फेंका जहां कोई मौजूद न था, अन्यथा उसे चोट लग सकती थी। पूरा हाल धुएं से भर गया। भगत सिंह चाहते तो भाग भी सकते थे, पर उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि उन्हें दंड स्वीकार है, चाहे वह फांसी ही क्यों ना हो, अतः उन्होंने भागने से मना कर दिया। उस समय वे दोनों खाकी कमीज तथा निक्कर पहने हुए थे। बम फटने के बाद उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाया और अपने साथ लाए हुए पर्चे हवा में उछाल दिए। इसके कुछ ही देर बाद पुलिस आ गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जेल में भगत सिंह करीब 2 साल रहे। इस दौरान वे लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते रहते थे। जेल में रहते हुए भी उनका अध्ययन लगातार जारी रहा। उनके उस दौरान लिखे गए लेख व सगे संबंधियों को लिखे गए पत्र आज भी उनके विचारों के दर्पण हैं। अपने लेखों में उन्होंने कई तरह के पूंजीपतियों को अपना शत्रु बताया है। उन्होंने लिखा है कि मजदूरों का शोषण करने वाले चाहे भारतीय ही क्यों न हो, वह उनका शत्रु है। उन्होंने जेल में अंग्रेजी में एक पत्र भी लिखा था जिसका शीर्षक था, मैं नास्तिक क्यों हूँ। जेल में भगत सिंह व उनके साथियों ने 34 दिनों तक भूख हड़ताल की। उनके एक साथी जिसका नाम था यतेंद्र नाथ दास ने तो भूख हड़ताल में अपने प्राण ही त्याग दिए थे। धन्य हो ऐसे वीर सपूत, हमें गर्व है ऐसे वीर हम। उन्हें ये फिक्र है हरदम नई तर्ज ए जफा क्या है, हमें यह शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। दहर से क्यों खफा रहें, चक्र का क्या गिला करें, सारा जहां अदू सही आओ मुकाबला। इन जोशीली पंक्तियों से उनके शौर्य का अनुमान लगाया जा सकता है। चंद्रशेखर आजाद से पहली मुलाकात के समय जलती हुई मोमबत्ती पर हाथ रखकर उन्होंने कसम खाई थी कि उनकी जिंदगी देश पर ही कुर्बान होगी, और उन्होंने अपनी वह कसम पूरी कर दिखाई। किसी ने सच ही कहा है, सुधार बूढ़े आदमी नहीं कर सकते, वे तो बहुत ही बुद्धिमान और समझदार होते हैं। सुधार तो ही होते हैं युवकों के परिश्रम, साहस, बलिदान और निष्ठा से,
जिनको भयभीत होना आता ही नहीं और जो विचार कम और क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक हुकूमत जिसका दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर शासन था, इसके बारे में कहा जाता था कि उनके शासन में सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। इतनी ताकतवर हुकूमत एक 23 साल के युवक से भयभीत हो। उनकी मृत्यु की खबर को लाहौर के दैनिक ट्रिब्यून तथा न्यूयॉर्क के एक पत्र डेली वर्कर ने छापा। इसके बाद भी कई मार्क्सवादी पत्रों में उन पर लेख छपे, पर चूंकि भारत में उन दिनों मार्क्सवादी पत्रों के आने पर प्रतिबंध लगा था, इसीलिए भारतीय बुद्धिजीवियों को इसकी खबर नहीं थी। देश भर में उनकी शहादत को याद किया गया। आज भी भारत और पाकिस्तान की जनता भगत सिंह को आज़ादी के दीवाने के रूप में देखती है, जिसने अपनी जवानी सहित सारी जिंदगी देश के लिए समर्पित कर दी। 26 अगस्त सन 1930 को अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 129 और 302 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत धारा 4 और 6 AF तथा IPS की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया। 7 अक्टूबर सन 1930 को अदालत के द्वारा 68 पृष्ठों का निर्णय दिया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा सुनाए जाने के साथ ही लाहौर में धारा 144 लगा दी गई। इसके बाद भगत सिंह की फांसी की माफी के लिए प्रीवी परिषद में अपील दायर की गई, परंतु यह अपील 10 जनवरी सन 1931 को रद्द कर दी गई। इसके बाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय ने वायसराय के सामने सजा माफी के लिए 14 फरवरी सन 1931 को अपील दायर की कि वह अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए मानवता के आधार पर फांसी की सजा माफ कर दें। भगत सिंह की फांसी की सजा माफ करवाने हेतु महात्मा गांधी ने 17 फरवरी सन 1931 को वायसराय से बात की। फिर 18 फरवरी सन 1931 को आम जनता और भी वायसराय के सामने विभिन्न तर्कों के साथ सजा माफी के लिए अपील दायर की। यह सब कुछ भगत सिंह की इच्छा के खिलाफ हो रहा था। 23 मार्च सन 1931 को शाम करीब 7:33 पर भगत सिंह तथा इनके दो साथियों सुखदेव व राजगुरु को फांसी दे दी गई। फांसी पर जाने से पहले वे लेनिन की जीवनी पढ़ उन्होंने कहा कि वह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे हैं और उन्हें वे पूरी करने का समय प्रदान करें। कहा जाता है कि जेल के अधिकारियों ने जब उन्हें यह सूचना दी कि उन्हें फांसी का वक्त आ गया है, तो उन्होंने कहा, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल तो ले। फिर 1 मिनट बाद किताब छत की ओर उछाल कर बोले, ठीक है, अब चलो। फांसी पर जाते समय वे तीनों मस्ती से गा रहे थे। उन्होंने कहा कि वह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे हैं और उन्हें वे पूरी करने का समय प्रदान करें। कहा जाता है कि जेल के अधिकारियों ने जब उन्हें यह सूचना दी कि उन्हें फांसी का वक्त आ गया, फांसी के बाद कहीं कोई आंदोलन ना भड़क जाए, इसके डर से अंग्रेजों ने पहले इनके मृत शरीर के टुकड़े किए, फिर इसे बोरियों में भरकर फिरोजपुर की ओर ले गए, जहां घी के बदले मिट्टी का तेल डालकर ही इन्हें जलाने लगे। गांव के लोगों ने आग जलती देखी तो करीब आए। इससे डरकर अंग्रेजों ने इनकी लाश के अधजले टुकड़ों को सुतलेज नदी में फेंका और भाग गए। जब गांव वाले इनके पास आए तो उन्होंने इनके मृत शरीर के टुकड़ों को एकत्रित कर विधिवत देह संस्कार किया और भगत सिंह हमेशा के लिए अमर हो गए। और इसके बाद लोगों ने अंग्रेजों के साथ साथ गांधी को भी इनकी मौत का जिम्मेवार समझने लगे। इस कारण जब गांधी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हिस्सा लेने जा रहे थे तो लोगों ने काले झंडे के साथ गांधी जी का स्वागत किया। एक आध जगह पर गांधी पर हमला भी हुआ, किंतु सादी वर्दी में उनके साथ चल रही पुलिस ने उनको बचा लिया। वीर भगत सिंह की त्याग और बलिदान की कहानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।